हेलो गाइस एंड वेलकम टू सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है भाई। और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं नॉन टैक्स रिसीट के बारे में। अब भाई हमने क्या डिस्कस करा था वो देख। अच्छा, कभी कभी ना जोश के साथ पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा था, बजट दो तरीके के होते हैं भाई। मतलब बजट जो है वो दो तरीके का, एक तो बजट रिसीट और एक बजट एक्सपेंडिचर। अब तो याद ही हो गया होगा, बजट प्राप्ति और जो बजट है वो व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर। जो बजट रिसीट मतलब सरकार के पास या तो पैसा आता है या तो सरकार उस पैसे को खर्च करती है, ठीक है। तो सरकार जो पैसा आता है उसको बजट रिसीट बोलते हैं। बजट रिसीट में दो तरीके का रिसीट होता है, एक तो भाई रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, और एक होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट में उसमें मैंने दो चीज बताया था, एक तो टैक्स का पैसा और एक नॉन टैक्स का पैसा। जो टैक्स का पैसा और जो नॉन टैक्स का पैसा होता है उसे सरकार को ना तो लोगों को फिर से देना होता है और ना ही सरकार को चुकाना होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि सरकार का ना तो इससे संपत्ति कम और ज्यादा हो रहा है और ना ही सरकार का कोई लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब सरकार को देना भी नहीं। टैक्स का पैसा हम अपने पास रखते हैं ना, हम सॉरी सरकार अपने पास रखती है ना, और वो लोगों को नहीं देती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी नल एंड वॉइड रहता है। दूसरा जो है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट अभी हमने स्टार्ट नहीं करा, तो रेवेन्यू में हमने टैक्स भी देखा था, टैक्स में अलग अलग तरीके का टैक्स देखा था। लेकिन अब ये नॉन टैक्स, जो नॉन टैक्स का पैसा है, जैसे मान लो नॉन टैक्स में क्या आएगा भाई, नॉन टैक्स रिसीट आर दोज रिसीट विच अराइजेस फ्रॉम अदर देन द टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा वैसे सारे पैसे जो सरकार को प्राप्त होते हैं जिससे सरकार का कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, ना तो सरकार का एसेट कम हो रहा है, वैसा नॉन टैक्स पैसा वो क्या कहलाएगा भाई, हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है फीस आता है। फीस आप जान रहे हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज आप लेते हैं भाई, उसमें फीस देना पड़ता है। जैसे सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, मान लो, या सरकारी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए फीस देते हो। तो फीस जो है वो डायरेक्टली सरकार के खाते में जा रहा है, ठीक है, जो सीएफआई में जमा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो पैसा कभी भी एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो पहला क्या हो गया भाई, नॉन टैक्स का पैसा, फीस वाला। जैसे एग्जांपल है पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस। अगर आपका केस मुकदमा चल रहा है मान लो, तो कोर्ट में आपकी फीस लगती है भाई, तो वो वाली फीस। उसके बाद जो बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, ये फिर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, जो जमीन का जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो फीस लगता है, वो सब सारा पैसा एक तरीके से क्या कहलाएगा, आपका नॉन टैक्स रिसीट के अंदर आएगा। ये आपका आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि जो नॉन टैक्स वाला पैसा वो आ किस में रहा है, वो आ रहा है राजस्व प्राप्ति में। ये बात याद रखना है हमेशा। कभी भी होगा तो चार चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए फाइन। अब आते हैं दूसरा क्या है भाई, फाइन। फाइन आप रूल ब्रेक करते हो, मान लो कि आपने सही हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना तो मतलब पुलिस ने 1,000 रुपए का फाइन लगा दिया। तो 1,000 रुपए का फाइन लगा, इसका मतलब क्या है, वो नॉन टैक्स रिसीट। और नॉन टैक्स रिसीट किसके अंदर आता है, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट होता क्या है, जिससे कोई एसेट पर कोई कमी नहीं होता सरकार का और ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होता। बस ये वाला पूरा एक फ्लो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो फाइन्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। क्या जुर्माना वह भुगतान है जो कानून तोड़ने वालों के द्वारा जो है सरकार को किया जाता है। क्लियर, जो भुगतान किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइन। यहां तक क्लियर हो गया, दो चीज। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा होता है एक एस किट, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है जनरली। एस किट का मतलब मैंने कल भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि एक, क्या है इसका नाम भाई, इसका नाम चुटकी है। चुटकी और चुंकी, इन दोनों बहनों के बीच में क्या है, लड़ाई है भाई। किसको लेकर भाई, कि ये जो बंगला है, वैसे बंगला तो नहीं है, जो भी है, तो मान लो ये बंगला है, ठीक है। तो ये बंगले के लिए लड़ाई है और ये बंगला बहुत शानदार तरीके से फैला हुआ है एक पर्टिकुलर 1-2 एकड़ में जमीन पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो है उसका केस जो है वो या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मतलब इसका कोई लीगल हायर नहीं है इसका कोई, इस प्रॉपर्टी का। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इलीगल है सरकार के या फिर कोर्ट के अगर हिसाब से देखा जाए तो। जो प्रॉपर्टी का लीगल हायर नहीं होता है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी सरकार के अधीन आ जाती है भाई, जब तक उसका कोई लीगल हायर नहीं आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों लड़ रहे हैं भाई कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है।
इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर सरकार, मान लो सरकार को लगा भाई इसको एफसीआई में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, या फिर मान लो कि इसको हम लोग एक मॉडल स्कूल के रूप में जहां पर हम लोग स्किल सिखाएं वो एक तरीके से क्रिएट कर दें, मतलब किसी भी तरीके से सरकार इससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? सरकार राजस्व क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर सरकार राजस्व क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कोई वैसा इलीगल प्रॉपर्टी जिस पर एक तरीके से कोई फैसला नहीं आया है कोर्ट का, तो इसका मतलब उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्कीट बोलेंगे। आई बात समझ में? वैसे इलीगल, जैसे मान लो कि ये वाला बिल्डिंग जो है अभी मान लो इलीगल प्रूफ हो गया, सबको खाली करना पड़ेगा भाई सरकार के आदेश के अनुसार। अब सरकार इसका इस्तेमाल अगर अपने कुछ काम के लिए रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कर रही है, इसका मतलब क्या? वो एस्कीट है। तो एस्कीट का मतलब क्या? एस्कीट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। कि उसका कोई एक तरीके से, या फिर मान लो कि पूरा परिवार, मतलब दो भाई होते थे या फिर एक भाई एक बहन होता था, दोनों निकल लिए। अब दोनों निकल लिए तो वो प्रॉपर्टी रहा करा है भाई, किसी के नाम पर हुआ नहीं। अगर वो किसी को देके जाते तब तो उनके नाम पर होता, लेकिन वो देकर नहीं गए, तो वो प्रॉपर्टी पर एक तरीके से सरकार उसका इस्तेमाल करके पैसे को कमा सकती है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, अगर उससे जनरेट कर रही सरकार पैसा, लेकिन जनरली वो पैसा नीलामी में जाता है, तो वो पैसा बैंकों को जाता है, तो वो जनरली वो थोड़ा सा अलग केस है। जैसे मान लो कि विजय माल्या, ठीक है, उसका 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है। अब चूंकि उसका लोन का मामला है ना, लोन का मामला है, तो वो प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक उस लोन को चुकता करेगी और एक तरीके से लोगों में उसका पैसा बांटेगी भाई। लोगों में पैसा बांटने का मतलब जो लोगों ने जमा कर रखा है उनको धीरे धीरे करके ये उस बैंक का प्रॉपर्टी है, न कि वो सरकार का प्रॉपर्टी है। नहीं आएगा, उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर कोई सरकारी बैंक है, एसबीआई है, तो एसबीआई का दिन सरकार का ही, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से कोई इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है, वो लीगल है। लीगली उसको बैंक जो है वो बेचकर, क्योंकि वो कोलेटरल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है जब अगर आप कहीं से लोन लेते हो। जैसे मान लो आप प्राइवेट लोन ले रहे हो ना, तो आपका घर द्वार सब बेचकर बैंक वसूल सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व या फिर दायित्व। मतलब आपका जो पैसा है, आपने जो उधारी पैसा लिया है, उसको जो चुकाने के लिए सरकार या फिर जो बैंक है वो किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपका एक एसेट है उसको बेचकर वो चुका सकती है अपने लोन को, ठीक है, जिसको आपने फ्रॉड करके भाग लिया। समझ रहे हो? लेकिन बहुत सारा प्रॉपर्टी देखो आजकल, तुमने अगर देखते होगे न्यूज़पेपर में, तो हमेशा आता रहता है, हमेशा आता रहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी नीलामी होना है, ये प्रॉपर्टी नीलामी होना है। तो इसका मतलब क्या है कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर क्या कर रही है भाई गवर्नमेंट? बताओ, या फिर सॉरी, या फिर बैंक क्या कर रही है? अपनी लोन का भुगतान कर रही है। लेकिन यहाँ एक चीज और आता है कि बहुत सारे बैंक ना, अभी तक विजय माल्या के सारे प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बेचा गया? कभी सोचो क्यों नहीं बेचा? नहीं, कहाँ रिकवर हुआ? अभी भी रिकवर नहीं हुआ। मतलब सोचो, 1 करोड़ का मकान था, अब सरकार जो है या फिर जो बैंक है वो उसको 3 करोड़ में बेच रही है। मतलब अभी उसका वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो 1 करोड़ का है, लेकिन चूंकि सूद ब्याज सब जोड़ रही है कौन? ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ रही है कौन? बैंक, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसका वैल्यू मार्केट प्राइस से हाई रखी। तो कौन लेगा भाई? कौन बेवकूफ है? जब 1 करोड़ में हमें कहीं और अच्छी जगह मिल जा रहा है तो हम ये क्यों लेंगे? या तो आप प्राइस थोड़ा बहुत कम कीजिए। तो ये थोड़ा सा आज भी हमारे बैंकिंग सिस्टम में आज भी कमी है, जिसको नीलामी में देखा जाता है। ठीक है, उसको निकालते नहीं प्रॉपर्टी को ये लोग कि भाई चलो 2-4 लाख रुपए कम मिल रहा है तो निकाल देंगे। नहीं, नहीं निकालना है जब तक हमें उस, अब मिलता नहीं, रखे 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 खराब हो जाता है, उसकी और प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे उसकी डेप्रिशिएट होगी ना भाई प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है। मतलब लैंड का ठीक होगा, लेकिन जमीन, सिर्फ जमीन जमीन का वैल्यू रह जाएगा, फिर घर का वैल्यू नहीं रहेगा ना। नहीं, लो रेट पर बैंक वाला नीलामी अलग होता है। हाँ, हाई रेट पर होता है। वैसे नीलामी होगा तो वो आपको एवरेज रेट या फिर वैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एस किट का मतलब समझ में आ गया। इसमें क्या है? देयर इज अ नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, ऐसे संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होता है। एंड द गवर्नमेंट मेक रेवेन्यू आउट ऑफ इट, और इससे सरकार जो है वो क्या राजस्व कमाती है। ठीक है, याद रखना है। आज फोर्थ क्या है भाई? जो सार्वजनिक
उद्यमों से आय। सरकार के पास बहुत सारी सरकारी कंपनी भी रहती है भाई, या उद्यम रहती है, इंटरप्राइज रहती है, जिससे सरकार क्या करती है, पैसा कमाती है। जैसे कि मान लो ओएनजीसी, ओएनजीसी है ना भाई, किसका है, भारत सरकार का है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन तो भारत सरकार का है। भारत सरकार का क्या है, इंडियन रेलवे है, ठीक है, नंगल जो है फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, ठीक है, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, बहुत सारे ऐसे सरकार की अपने अपने फैक्ट्री होते हैं भाई। तो एक तरीके से, या फिर कंपनी होती है, या एलआईसी है, एलआईसी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ सरकार के अधीन, तो वो सब सारा पैसा क्या होगा, सरकार के रेवेन्यू रिसीट में जाएगा, राजस्व प्राप्ति में जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें यहां तक ये समझ में आया कि भाई क्या बजट रिसीट में हमें रेवेन्यू रिसीट समझ में आ गया। अब हम लोग किस पर आएंगे भाई, कैपिटल रिसीट में, ठीक है, या कैपिटल रिसीट में। अब देखो यहां पर आगे नेक्स्ट अगर चले तो क्या है भाई, अब आते हैं कैपिटल रिसीट। हमने बजट रिसीट में पहला जो है वो रिसीट पढ़ लिया, कौन सा, रेवेन्यू रिसीट। अब आते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट नाम से याद रखिएगा, ये क्या है, पूंजी, मतलब जिससे सरकार का पूंजी निर्माण हो रहा हो। क्या हो रहा हो, सरकार का पूंजी निर्माण हो रहा हो। पूंजी निर्माण का मतलब जिससे कैपिटल क्रिएट हो रहा हो। मतलब सिंपल सी बात अगर देखी जाए तो इसमें दो चीज हमने बताया था भाई, किसी चीज को अगर आपको बताना है कि वो कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए आपको दो चीज जरूर याद रखना है, एसेट और लाइबिलिटी को। इसमें क्या हो रहा है भाई, दो विशेषता होता है। क्या होता है, दीज रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, लाइबिलिटी क्रिएट करता है। लाइबिलिटी का मतलब देयता, मतलब जैसे लोन लेते हो आप, तो आपको लाइबिलिटी, आप अपने आप में लाइबल हो गए कि आपको लोन को चुकाना है। तो सरकार जो भी पैसा बाहर उधारी ले रही है, उससे सरकार का क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और उधारी हमेशा पैसा इसीलिए लिया जाता है ताकि सरकार कोई संपत्ति को कभी भी उधार लेके सब्सिडी नहीं देगी, याद रखना। कभी भी सरकार उधार पैसा लेके सब्सिडी बहुत कम मामलों में देगी। जनरली वो पैसा उधार इसलिए लिया जाता है ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर पाए या फिर जो है कैपिटल जनरेट कर पाए। ऐसा कभी सुने कि सरकार ने उधार लिया 500 करोड़ और वो किसानों में बांट दिया, उधार लेके बांटना नहीं। वो तो रेवेन्यू रिसीट से जो पैसा आता है उसको एक तरीके से सरकार खर्च करती है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला गया दिस रिसीट कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट। सरकार या तो लोन ले रही है, ठीक है, या बोरो कर रही है, ठीक है, उधार ले रही है, ऋण ले रही है, उससे सरकार का क्या क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी। दूसरा क्या हो रहा है, सरकार या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, विनिवेश कर रही है, या क्या डीनेशनलाइजेशन कर रही है। डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, डीनेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन का विराष्ट्रीयकरण, ठीक है, डी नेशनलाइजेशन, ठीक है, डीनेशनलाइजेशन का मतलब होता है विराष्ट्रीयकरण। अगर सरकार अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच रही है तो वो, और उस हिस्सा को बेचने से जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसीट। या फिर सरकार ने अपनी कंपनी को पूरा बेच दिया, कोई पर्टिकुलर कंपनी थी, एलआईसी थी, आज मान लो एलआईसी को पूरा बेच दिया, या एयर इंडिया को पूरा बेच दिया। तो एयर इंडिया को पूरा बेच दिया तो सरकार पे पैसा आया भाई, जिसको बेचा वो, तो वो कैपिटल आया, पैसा तो आया, लेकिन उससे क्या हुआ, एसेट की कमी हुई, हाँ या ना। तो वैसे सारे पैसे जो सरकार के पास आ रहा है, लेकिन उससे या तो संपत्ति कम हो रहा है सरकार का, या फिर सरकार का कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, सरकार का कोई दायित्व क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग उसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे भाई, कैपिटल रिसीट है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। दो चीज यहां पर याद रखना, एसेट और लाइबिलिटी। अब अगर आगे थोड़ा सा एग्जांपल इसका देखा जाए, या एग्जांपल के तौर पर अगर थोड़ा सा देखा जाए कि तीन क्या क्या आता है भाई। एक तो सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन का जो रिकवरी, ऋण की जो वसूली की जा रही है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, और जो है अदर रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, लोन दिया भाई, लोन दिया और वो लोन वापस आ रहा है सरकार के पास। तो सरकार में पैसा आया ना, तो वो संपत्ति तो है जो सरकार ने किसी को दे रखा था, वो वापस कर रहा है, तो वो एक तरीके से किसके अंदर आएगा, कैपिटल रिसीट, मतलब क्या होगा, पूंजी प्राप्ति के अंदर। दूसरा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, या फिर उधार,
उधार वाला पैसा, उससे क्या हो रहा है, उधार वाले पैसे से लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी या दायित्व या दायित्व जो है वो क्रिएट हो रहा है। अदर रिसिट में क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डीनेशनलाइजेशन वगैरह, जिससे सरकार की संपत्ति कम हो रही है, एसेट कम हो रही है। सरकार ने सरकारी जमीन को बेच दिया प्राइवेट को, प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए। मान लो देहरादून में एक स्कूल था, मतलब एक जमीन था, सरकारी जमीन 3 एकड़ 4 एकड़ का, ठीक है। अब कोई एक प्राइवेट स्कूल ने उसको लीज पर ले लिया 99 साल के लिए। जनरली सरकार उसको पूरी तरीके से बेचती नहीं है, सरकार उस पर लीज पर देती है, फिर वो लीज को फिर से रिन्यू कराना होता है 100 साल के बाद, ठीक है, या 49 साल के लिए, 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए दे दिया लीज पर, तो उसके लिए जो सरकार ने पैसा लिया है, ठीक है, वो सब सारा क्या चीज किसके अंदर आएगा भाई, ठीक है, क्लियर। तो किस में आएगा, सरकार रिकवरी ऑफ लोन, जैसे मान लो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 300 करोड़ किससे लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, केंद्र सरकार से। अब ये 300 करोड़ वापस कर रही है, तो जब ये रिकवर हो रहा है तो ये पूंजी निर्माण ही तो हो रहा है, मतलब एक तरीके से सरकार के पास पैसा आ रहा है ना भाई, सरकार पैसा आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, पैसा ही तो एसेट है, पैसा ही तो एसेट है। अब बोलोगे कि वहां एसेट की कमी हो रही, लेकिन यहाँ पर क्या पैसा ही तो आ रहा है, जा रहा है, सरकार बेच रही है लेकिन उससे आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है। यहाँ पर सरकार के पास पैसे की कमी हुई थी ना पहले, उसने अपना पैसा दिया था, अब वो पैसे आ रहे हैं। हम लोग क्यों कैपिटल मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट थोड़ा ना कि वहाँ एसेट कम और ज्यादा हो रहा है, कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा हो, जहाँ पैसे का लेन देन हो। अब वहां लेन देन दोनों नहीं हो रहा था, वहां सिर्फ आ रहा था, दे नहीं रहा था, यहाँ पर लेन देन दोनों हो रहा है। यहाँ पर देख लो कैपिटल रिसिट में लेन देन दोनों हो रहा है, वहां पर लेन देन नहीं, सिर्फ लेन देन नो, ठीक है। हाँ मतलब उसको चुकाना नहीं है, वो अलग अलग पॉलिसी के थ्रू सरकार चुकाएगी, वो अलग बात है, सरकार अलग पॉलिसी लाई और उसके तहत सरकार ने या फिर सरकार ने रोड वगैरह बनाया, वो खर्चे में देखेंगे हम लोग, अभी इनकम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई यहाँ तक, तो हमें दो चीज समझ में आ गया, कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। हमने क्या बोला था, फिर से रिवाइज करा रहा हूं भाई, जो बजट एक्सपेंडिचर था, बजट एक्सपेंडिचर दो तरीके का, कौन है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी दो चीज आ गया, एसेट और लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या बोला गया, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर अ गवर्नमेंट, मतलब वैसा खर्चा, वैसा सरकार खर्च कर रही है लेकिन उस खर्चे से सरकार का कोई संपत्ति क्रिएट नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरा बात, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, और ना ही सरकार का कोई देयता या फिर दायित्व या फिर लाइबिलिटी कम हो रही है। मतलब वैसा खर्चा, एक होता है ना भाई, हमने लोन चुकाया, सरकार ने खर्चा किया लोन चुकाने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, दायित्व कम हो रहा है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैसे खर्चे आएंगे जिससे एक तरीके से सरकार का ना तो एसेट बढ़ रहा है और ना ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ना तो एसेट बढ़ रहा है और ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। अब ऐसा खर्चा कौन होता है, सैलरी, मान लो सैलरी दिया, ठीक है, कौन, तो उससे सैलरी देने से सरकार का एसेट क्रिएट हुआ है क्या, नहीं। सरकार का कोई लाइबिलिटी कम हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। सरकार ने डिफेंस पर खर्चा करा, मतलब मान लो कि 1000 करोड़ का जो है लड़ाकू विमान सरकार ने इटली से या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट से लिया, तो अगर दूसरे गवर्नमेंट से लिया तो वो खर्चा क्या होगा, सरकार का उससे संपत्ति आ रहा है क्या, नहीं ना, संपत्ति नहीं आ रहा ना भाई, और ना ही उनका एक तरीके से लाइबिलिटी कम हो रहा है, ना ही जो उन्हें उधार लिया था पैसा वो चुकाए हैं। इसका मतलब क्या, वो सब सारे जो व्यय होंगे वो कौन से व्यय कहलाएंगे आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो इसमें कुछ आइटम्स मैंने बता दिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो ही चीज याद रखिएगा भाई, एसेट और लाइबिलिटी, हमेशा मैंने बताया, परिसंपत्ति और दायित्व। इसमें एसेट क्या हो रहा है भाई, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और नहीं क्या, लाइबिलिटी कम हो रहा है। एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा है,
एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा और ना ही लायबिलिटी कम हो रहा है। अब देखो वेजेस बिल ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार का वेतन बिल, जितना भी वेतन सरकार देती है सरकारी कर्मचारियों को, उससे ना तो सरकार का एसेट कम हो रहा है, ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या तो आपको देखने को मिलेगा लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही है। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान, ठीक है, ब्याज भुगतान, जब ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ब्याज भुगतान कर रहे हो तो उससे लायबिलिटी कम हो रही है? कहां हो रही है? कुछ भी। आप जब तक उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दोगे तो लायबिलिटी कैसे, लायबिलिटी तब कम होगा ना जब आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो। मान लो आपने 1,000 रुपया लोन लिया, या मान लो कि 1,00,000 रुपया, 1,000 बहुत गरीब वाला साउंड कर रहा है, 1,00,000 रुपया आपने लोन लिया भाई। अब 1,00,000 रुपया का जो लोन है वो 10%, 10% कितना हो गया? 10,000, ठीक है, मान लेते हैं 10,000। तो 10,000 आपको इंटरेस्ट चुकाना है भाई एसबीआई को। तो आप जो ये 10,000 रुपया दे रहे हो उससे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है क्या? ना, आपकी लायबिलिटी कितनी है? ये है 1,00,000 रुपया। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं वो किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, उससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो रही। जितना आप पैसा लेते हो वो आपका मेन दायित्व है चुकाना, समझ रहे हो? यहां पर एक, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सरकार सब्सिडी दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, वो सब सारा पैसा क्या जाएगा? सरकार का, जिससे ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है और न ही सरकार की दायित्व कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। क्लियर? तो याद रखना है। फिर फोर्थ क्या है? डिफेंस परचेस, रक्षा जो खरीद है, रक्षा जो खरीद है वो किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू किससे होता है? रेवेन्यू रिसीट से होता है। जितना रेवेन्यू रिसीट में प्राप्त हुआ है पैसा, टैक्स और नॉन टैक्स से, उसी पैसे को जनरली, इसलिए बोलते हैं ना कि जो सरकारी कर्मचारी है, हम लोग आम भाषा में नहीं बोलते हैं, वो तो हमारा टैक्स का ही पैसा है जो उन लोगों को मिल रहा है, चाहे पुलिस हो गया कोई भी हो गया, जनरली हम लोग यही बात बोलते हैं। तो हमारा रेवेन्यू रिसीट से ही जनरली जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। जो कैपिटल रिसीट है उसे जनरली कैपिटल को जनरेट करने की कोशिश की जाती है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया ये वाला। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाओ, हमने उसमें देख लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दो, एसेट और लायबिलिटी आ गया भाई। एसेट क्या होगा इसमें? क्रिएट होगा, और लायबिलिटी क्या होगा इसमें? कम होगा। क्या होगा भाई? लायबिलिटी कम होगा या फिर एसेट क्रिएट होगा। सरकार का जिससे लायबिलिटी कम हो रहा हो, अगर देखो तो लायबिलिटी किस में हो रहा था भाई? कैपिटल रिसीट में, रिसीट में हो रहा था ना, कैपिटल रिसीट में। देखो तो बारीकियों को समझना, कोई ज्यादा हार्ड रूल नहीं है, ठीक है, आराम से समझ जाओगे, ध्यान से देखोगे तो। हमने देखा भाई कैपिटल जो रिसीट में है, पूंजी जो प्राप्ति में है, उसमें सरकार को क्या हो रहा था? सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, सरकार की लायबिलिटी देयता क्रिएट हो रही थी, और एसेट कम हो रहा था। मतलब सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा था, या तो सरकार अपनी कंपनी को बेचकर पैसा कमा रही थी, या फिर सरकार लोन ले रही थी, ठीक है, या फिर जिसको लोन दिया उसका लोन का पैसा आया भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एसेट क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है। जैसे इट क्रिएट एन एसेट, इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट में बी साइटेड एन एग्जांपल। इसको क्या बोला गया? कि सरकार भी तो शेयर मार्केट के थ्रू जो है वो खरीदती है शेयर्स को भाई। अब शेयर्स को अगर खरीद रही है, इसका मतलब क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? वो सरकार खरीद रही है तो एसेट क्रिएट कर रही है ना। सरकार ने मान लो कि 1,00,000 का या 10 करोड़ का शेयर खरीद लिया, मतलब सरकार ने 10 लाख का एसेट उसको क्रिएट करा, मतलब सरकार ने क्या करा? संपत्ति को क्रिएट करा या परिसंपत्ति को क्रिएट करा। दूसरा, सरकार ने लोन को पेमेंट कर दिया, मान लो कि 1 करोड़ का लोन था, उसमें से 50 लाख सरकार ने एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया। इसका मतलब सरकार ने क्या किया? लायबिलिटी को कम किया। तो ये बात याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे अगर एग्जांपल के तौर पर, हाँ 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 बहुत है। रीपेमेंट कौन, लोन कौन कर रहा है? ये देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन मैं हूं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन कर रही है, तो उससे लायबिलिटी कम हो रहा है। लेकिन रिकवरी ऑफ लोन मतलब हम किसी को लोन दिए थे, उधार दिए थे, उसको रिकवर कर रहे हैं,
वो वहां से पैसा हमारे पास आ रहा है, वहां से जा नहीं रहा है। रिकवरी ऑफ लोन के थ्रू पैसा हमारे पास आ रहा है। अगर बैंक कोई चीज का रिकवरी करती है, पैसे का रिकवरी करने के लिए रिकवरी एजेंट रखी हुई है, तो वो रिकवरी एजेंट पैसा लाकर किससे, हाँ तो रिकवरी तो एसेट में ही तो पढ़े थे हम लोग, हमने कैपिटल एसेट में पढ़ा था ना उसको। हाँ क्या, नहीं लाइबिलिटी कम कब होता है, जब आप देते हो तब। आप जब लोगे तो लाइबिलिटी कैसे कम होगा, ठीक है। जब आप किसी को दोगे, जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए आपने लिया और आपने उसको 50,000 रुपया दे दिया, तब लाइबिलिटी कम हुआ है ना, तब एक तरीके से दायित्व कम हुआ है ना, कि भाई पहले आपको देना था 1 लाख रुपए, अब आपको 50,000 रुपए देना है, क्योंकि आपने 50,000 रुपए दे दिया। अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपका लाइबिलिटी कम हुआ है, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट आइटम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। सरकार कोई जमीन खरीद रही है, मान लो प्राइवेट से, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल बनाना था, तो वहां पर गांव में 2 एकड़ जमीन था, गांव के लोगों से वो खरीद लिया। या सरकार ने मान लो कि रोड बनाना था, हाईवे बनाना था, उसमें जमीन के लिए जो है वो खर्चा की, मतलब पैसा दे दी भाई उसको, अब वो जमीन खरीद ली, अब वो रोड बना है तो वो रोड तो बहुत सालों तक सरकार को पैसा देगा ना, टोल टैक्स के थ्रू या बहुत अलग अलग तरीके से देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि लैंड और बिल्डिंग पर जो सरकार खर्चा कर रही है, उससे सरकार का एसेट क्रिएट हो रहा है, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, मान लो कि एक ऐसा मशीन भारत सरकार ने लाया, किसमें भाई, एम्स में, जो एक तरीके से आई टेस्टिंग वाला है, कि भाई वो बता देगा झट से एक दो मिनट में कि आपको आखिरकार प्रॉब्लम क्या क्या नहीं है, और वो 2-3 करोड़ का मशीन है, सरकार ने लाया ताकि मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पर। अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो पेशेंट कुछ नॉमिनल फीस भी दे रहा होगा, सिंपल सी बात है। मतलब वो मशीन का खर्चा इसलिए किया गया ताकि वो जनरेट कर पाए क्या, पैसा, समझ में आया? तो वैसा कोई भी खर्चा जिससे सरकार का संपत्ति जो है इजाद हो रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही मशीन अगर मान लो कोई इंसान अपने घर में खुद ही यूज के लिए ला रहा हो, तो वो कभी भी कैपिटल नहीं होता, पूंजी नहीं होता। पूंजी आप लोग तभी बोलते हो कोई चीज को, जैसे मान लो एक कार है, एक कार आपने घर में अपने लिए यूज करने के लिए लाया, तो उसको पूंजी कभी नहीं बोलता है। लेकिन वही है कि आपने कार को लिया और एक ड्राइवर को रखे और उसको कैब में चलवा रहे हो, तो आपने उसको इसलिए लिया ताकि आप उससे पैसा को कमा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल उसको जनरली बोलते हैं। दूसरा परचेज ऑफ शेयर, शेयर्स लिया है सरकार ने, तो शेयर्स को बेचेगा, बाद में तो पैसा भी मिलेगा भाई, ठीक है। लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द, देख रहे हो, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो उधर है। लेकिन यहाँ क्या बोला, लोन दे रही है, कौन दे रही है, लोन कौन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको, स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई मान लो कि 100 करोड़ रुपया दिया, तो 100 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज व्याज सब तो देगा वो, तो मतलब वो वैसा खर्चा है जिससे सरकार का कुछ पैसा अर्न हो रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे भाई, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात क्लियर समझ में, कैपिटल एक्सपेंडिचर तक क्लियर हो गया क्या, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी को, यही तो मेन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट और बजट डेफिसिट पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। हाँ उसको क्या बोल रहे हो, ग्रांट,